हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं सोशल वर्क। और सोशल वर्क में हमने पढ़ा है सोशल केस वर्क। हमारे लास्ट वीडियो में सोशल केस वर्क का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है और साथ के साथ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। उसके साथ साथ हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल केस वर्क भी कवर किया है। आज इस वीडियो में हम यूनिट 3 का पार्ट 1 कवर करेंगे, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल केस वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है सोशल रोल्स। क्या मतलब होता है सोशल रोल्स का? देखिए, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ना, इसमें से क्वेश्चंस क्या आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। कि आपको पूछ लेगा कि इसमें से सोशल रोल का एग्जाम्पल क्या है, या सोशल रोल क्या होता है, या रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो जब केस वर्क की बात करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमें समझना ज़रूरी है, उनकी टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आर सोशल रोल्स? द पार्ट वी प्ले। सोशल रोल्स, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे तब मैंने इसको काफ़ी डिटेल में समझाया था। तो सोशल रोल्स क्या होता है कि जो आपसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है बेसिकली सोसाइटी का। हम जब भी एक पर्सन को देखते हैं तो उसको सिर्फ एक पर्सन की तरह नहीं देखते, हम उसको देखते हैं कि वो रोल्स क्या है जो उसने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। केस वर्क की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें समझेंगे कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है या पर्सन आता है तो सिर्फ हम उसको नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन से रोल्स उसने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है सोशल रोल का? तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर स्टेटस और पोजीशन इन अ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, आपका जो स्टेटस है, अगर आपका स्टेटस है फादर का, तो आपका रोल क्या होगा? तो सोसाइटी ने कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर निर्धारित कर रखे हैं हर एक स्टेटस के लिए। जैसे कि एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेड रहता है, हमें वही उसका रोल होता है। एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिसिप्लिन में रहे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करे, ओबे करे टीचर्स को। ये सारे उससे एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं। तो जब एक पर्सन होता है, उसका कोई स्टेटस होता है, तो उस स्टेटस के साथ सोसाइटी उससे कुछ एक्सपेक्ट करती है, कुछ बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है, वही उसका सोशल रोल होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सोशल रोल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब दो रोल्स के बीच में क्लैश होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वर्किंग मदर भी हैं, प्लस आपका एक बच्चा है जो बीमार भी है ना। अब आप काम कर रही हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ओवर टाइम करें, और साथ के साथ आपको पता चलता है कि आपका बच्चा बीमार है। तो एक समय पर आपको दो रोल्स करने हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि दोनों की एक्सपेक्टेशन आप कैसे फुलफ़िल करें। तो इसी क्लैश को हम क्या बोल रहे हैं? रोल कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं। रोल एम्बिग्विटी क्या होता है? जब हमारे पास में डिलेमा हो, कंफ्यूजन हो, या एक्सपेक्टेशंस क्लियर ना हो कि हमको एक रोल कैसे परफॉर्म करना है, उसको रोल एम्बिग्विटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पर नया नया जॉब ज्वाइन किया है, तो उस समय पर आपको पता नहीं होता है कि क्या रोल है आपका, या आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। तो उसको रोल एम्बिग्विटी कहते हैं। या आप किसी नए रोल में आए हैं, फॉर एग्जांपल आप एक डॉटर थे और डॉटर से आप वाइफ बने हैं, ठीक है। तो इसमें आपका रोल स्विच हुआ है और अब आपको पता नहीं है कि एक्सपेक्टेशन क्या है उस रोल की। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? रोल एम्बिग्विटी कहा जाता है। रोल सेट क्या होता है? तो क्लस्टर ऑफ रोल्स अटैच टू अ सिंगल स्टेटस। एक स्टेटस है, फॉर एग्जांपल फादर। अब फादर से तीन चार तरह के रोल एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि ब्रेड विनर भी हो, वो केयर भी करे, है ना, वो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल करे, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो, थोड़ा लवेबल भी हो। तो ये सारे जो रोल्स अटैच्ड हैं एक स्टेटस के साथ, इसको बोला जाता है रोल सेट। और ये जो कॉन्सेप्ट है रोल सेट का, वो दिया है मर्टन ने। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाता है इस तरह से। अगर आपसे इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन स्टेटस की बात की जाए इन द क्वेश्चन, तो आप उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि सोशल रोल क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रोल एम्बिग्विटी क्या होता है, रोल सेट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, और सोशल वर्क में क्यों इम्पॉर्टेंट है सोशल रोल? क्योंकि
जब हम पर्सन को ट्रीट करते हैं या उसके साथ काम करते हैं तो सिर्फ इंसान को नहीं देखते, उसके रोल्स को भी देखा जाता है। देन द सेकंड टॉपिक इज सोशल फंक्शनिंग, द अल्टीमेट गोल। सोशल फंक्शनिंग को द अल्टीमेट गोल क्यों बोला है? क्योंकि सोशल वर्क का जो अल्टीमेट गोल है वो है कि किसी भी तरह से इंसान की जो सोशल फंक्शनिंग है उसको सही किया जाए या उसको एनहेंस किया जाए, है ना। इसीलिए इसको द हार्ट ऑफ सोशल केस वर्क भी बोला गया है। और इसी को डब्ल्यू बोहेम ने डिस्क्राइब किया है कि ये सोशल वर्क का गोल है। क्या है? सोशल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना या एनहेंस करना। अब ये क्या होता है सोशल फंक्शनिंग? तो द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद देयर इन्वायरमेंट एंड फुलफिल देयर सोशल रोल्स। एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इफ़ेक्टिवली इंटरैक्ट करे और अपने सोशल रोल्स को फुलफ़िल करें। सोशल रोल्स हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था क्या होता है, और इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि इन्वायरमेंट क्या होता है। बेसिकली जो हमारा वातावरण है, आसपास का माहौल है, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो जब सोशल माल फंक्शनिंग की बात होती तो वो क्या होता है? माल फंक्शनिंग बेसिकली वो ये होता है कि हम जो सोसाइटी के द्वारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसको फुलफ़िल करने में असमर्थ हैं, या फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, या इन्वायरमेंट हमसे जो डिमांड कर रहा है वो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इनफेक्टिवली इंटरैक्ट कर रहे हैं हम हमारे इन्वायरमेंट के साथ में। ठीक है। सो सोशल फंक्शनिंग को समझने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, परफॉर्मेंस ऑफ द रोल्स प्लस सेटिस्फेक्शन ऑफ सेल्फ। यानी कि आप रोल जो परफॉर्म कर रहे हो या आपसे एक्सपेक्टेड है वो सही से हो रहा है, प्लस आपको अपने आप से सेटिस्फेक्शन भी है कि मैं अपना रोल सही से फुलफ़िल कर पा रही हूँ। इन दोनों में अगर कहीं पे भी डिसबैलेंस होता है तो फिर वो आप मैल अडेप्टिव बिहेवियर बोल सकते हो या मैल फंक्शनिंग बोल सकते हो। 3 तरह की फंक्शनिंग को डिफ़ाइन किया है बोहेम ने। वो है इफ़ेक्टिव, एट रिस्क एंड माल अडेप्टिव। ठीक है। इफ़ेक्टिव तो क्या होगा? आप अच्छे से कोप अप कर पा रहे हो, सारे रोल्स फुलफ़िल कर पा रहे हो, उसको हम बोलेंगे इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग। एट रिस्क की बात करें तो वो होगा कि वल्नरेबल टू ब्रेक डाउन। अब ऐसा समय आ सकता है कि जब आप अपने रोल्स की एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो और हो सकता है आप जल्दी ब्रेक डाउन कर जाओ, है ना, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस के बीच में, या आप ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, एम्बिग्विटी है, ये भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट है रोल्स के बीच में, ये भी हो सकता है। मैल अडेप्टिव क्या होगा? इनएबिलिटी टू कोप। जो हमारा केस वर्क का टारगेट है वो है मैल अडेप्टिव बिहेवियर, यानी कि आप उस रोल के एक्सपेक्टेशन के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आप अपना रोल फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसको आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो आप किससे पीड़ित हो? आप मैल अडेप्टिव बिहेवियर से पीड़ित हो। सो हमारा अल्टीमेट एम क्या है? उसी सोशल फंक्शनिंग को एनहेंस करना जहाँ पर कि आपसे रोल परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन रखा जाता है और आपको अपने साथ में सेटिस्फैक्शन भी होता है। ठीक है। पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक हॉलिस्टिक लेंस की बात की गई है। पर्सन इन एनवायरनमेंट लास्ट क्लास में मैंने और अच्छे से इसको समझाया है। कभी भी हम एक पर्सन को आइसोलेशन में ट्रीट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक पर्सन है तो पर्सन के अलग अलग रिलेशंस हैं, अलग अलग कनेक्शंस हैं, उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसका वर्क प्लेस है, उसके करियर है, या उसकी चॉइसेस हैं, इंटरेस्ट है, या उसके ओरिएंटेशन है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक पर्सन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और जब हम पर्सन इन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं और फिट की बात कर रहे हैं, यानी कि वो पर्सन इन सब चीज़ों में फिट हो जाए, जो भी उसका इन्वायरमेंट है वो। तो a perspective that views client problem not as a personal failure but as a mismatch between individual's need, capacity and the environment's resources and demands। जैसे आपकी फैमिली आपसे कुछ डिमांड कर रही है ना, नीड है उनकी कुछ, और आपकी एक कैपेसिटी है पर्सन की कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो इसके बीच में जो मिसमैच हो रहा है, या उसकी कैपेसिटी और फ्रेंड्स की नीड्स के बीच में कुछ मिसमैच हो रहा है, तो ये बोला जाता है कि एक पर्सन है अपने इन्वायरमेंट के साथ ठीक से कोप अप नहीं कर पा रहा है, या इन्वायरमेंट की वजह से उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है।
तो फिट की बात की है कि कैसा फिट होना चाहिए, तो गुड फिट हो सकता है या पुअर फिट हो सकता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि पर्सन की नीड्स को सपोर्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, गुड फिट बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जो हॉस्टाइल है या जिसमें रिसोर्सेज नहीं है, जो कि स्ट्रेस या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पुअर फिट बोलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके कोवर्कर्स आपको अच्छे से समझते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये हो गया आपके लिए गुड फिट। और अगर ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ सब आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, आपको हॉस्टिलिटी के साथ ट्रीट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो वो हो गया पुअर फिट इन्वायरमेंट। ठीक है। अब ये जो पर्सन इन इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, तो ये मेडिकल मॉडल जो है सोशल वर्क का, उससे आगे बढ़कर क्या बताता है, इकोलॉजिकल मॉडल की बात कर रहा है। तो मेडिकल मॉडल का जो फोकस था वो था डायग्नोसिंग अ सिक पेशेंट, कि सिर्फ डायग्नोसिस तक ही ये सीमित था कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन इकोलॉजिकल मॉडल क्या बात करता है कि अगर ये इंटरेक्शन ऐसा है तो इसको फिक्स कैसे किया जाए। ठीक है। तो हम पर्सन इन एनवायरनमेंट में क्या बात कर रहे हैं कि ये जो फिट है ये मेडिकल मॉडल से मूव होकर कहाँ पहुँच गया है, इकोलॉजिकल मॉडल तक पहुँच गया है। ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है अडेप्टेशन, द सर्वाइवल मैकेनिज्म। ठीक है। तो द कंटिन्यूस एक्टिव प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल चेंजेस देमसेल्स और देयर इन्वायरमेंट टू अचीव अ फिट। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर इंडिविजुअल या तो खुद में बदलाव करता है या इन्वायरमेंट में बदलाव करता है ताकि वो फिट अचीव कर सके, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात की फिट की। ठीक है। तो दो तरह के फिट हैं, ऑटोप्लास्टिक एंड एलोप्लास्टिक। ठीक है। ऑटोप्लास्टिक यानी कि चेंजिंग वन सेल्फ टू फिट द इन्वायरमेंट, और एलोप्लास्टिक होता है चेंजिंग द इन्वायरमेंट टू फिट द सेल्फ। ठीक है। एक में हम क्या कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, और एक में हम हमारे वातावरण को ही बदल देते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑटोप्लास्टिक का, कि हम थेरेपी ज्वाइन करें ताकि हम हमारा गुस्सा मैनेज कर सकें। हमारे गुस्से से अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी इन्वायरमेंट में या वातावरण में, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी मदद करने के लिए अगर आप एक थेरेपी ज्वाइन करते हो, तो ये एक एग्जाम्पल है ऑटोप्लास्टिक का। ठीक है। एलोप्लास्टिक मतलब, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इन्वायरमेंट डिमांडिंग है या अच्छी कंडीशन नहीं है आपके वातावरण की, तो आप उसको बदलें। तो इसको हम बोलेंगे एलोप्लास्टिक अडेप्टेशन। ठीक है। डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन, आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है किसी चीज़ से, आप कंटिन्यूसली एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो आप उस इन्वायरमेंट को बदलिए और एक बेटर इन्वायरमेंट की तलाश कीजिए। ठीक है। कैसे याद रखेंगे, ऑटो मतलब सेल्फ एंड एलो मतलब अदर, यानी कि जब इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं तो एलो, और जब खुद को चेंज कर रहे हैं तो ऑटो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नीड असेसमेंट, द डायग्नोसिस, है ना। डायग्नोसिस जो है वो मेन प्रोसेस है सोशल केस वर्क का। सो क्या होता है डायग्नोसिस या नीड असेसमेंट, तो ये होता है अ गैप बिटवीन व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी, है ना। अभी क्या स्थिति है, व्हाट इज़, एंड क्या होना चाहिए, इसके बीच में जो गैप है, इसी को हम बोलते हैं डायग्नोसिस। ठीक है। अब ब्रैडशॉ ने नीड्स की कुछ टेक्सोनॉमी बताई है हमको, जो नेट के लिए काफ़ी क्रूशल है, कई बार इसमें से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो नॉर्मेटिव नीड्स क्या होती हैं, नॉर्मेटिव नीड्स वो होती हैं जो कोई स्टैंडर्ड द्वारा बताई जाए या किसी एक्सपर्ट के द्वारा बताई जाए कि आपको ये चीज़ें चाहिए या इतना होना चाहिए। जैसे WHO बोलता है कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए दिन में, अगर आप मेल हैं या आप फीमेल हैं तो। ठीक है। सो दिस इज़ नॉर्मेटिव नीड्स। फेल्ट नीड्स क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, हर एक इंसान का अपना नीड हो सकता है, उसको क्या चाहिए वो उसका नीड है ना, वो क्या फील कर रहा है। सो ये होता है फेल्ट नीड्स। एक्सप्रेस नीड्स क्या होता है, जब इंसान अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर देता है या एक्शन में ले आता है। जैसे वो डिमांड करने लगता है कि मुझे ये चाहिए, है ना, पहले वो फील कर रहा है कि हाँ आई नीड दिस, लेकिन जब वो डिमांड करता है किसी सामने वाले से, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड नीड्स। ठीक है। कंपैरेटिव नीड क्या होता है, जब दो लोगों की नीड्स को कंपेयर किया जाए तो होता है कंपैरेटिव नीड्स। ग्रुप ए हैज़ वाटर, ग्रुप बी डजंट,
है ना, ग्रुप ए और बी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये होता है कंपैरेटिव नीड्स। अब बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्लाइड है, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क। हर साल आई थिंक हर नेट में एक ना एक क्वेश्चन आपको कंपोनेंट से देखने को मिलेगा। तो H.H. पर्लमैन जो है वो मदर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हैं, और आपको इस सीक्वेंस को ऐसे ही मेमोराइज करना है। 4 पीस की बात की गई है कंपोनेंट्स की। बेसिकली क्या होता है कंपोनेंट कि किस चीज़ से मिलके बना है केस वर्क, ठीक है। तो जो केस वर्क है वो 4 कंपोनेंट से मिलके बना है, और इन चारों का होना बहुत ज़रूरी है केस वर्क के लिए। एक है पर्सन, एक है प्रॉब्लम, एक है प्लेस और एक है प्रोसेस, ठीक है। ये 4 पीस होना बहुत ज़रूरी है अगर केस वर्क की बात करें तो इसको कैसे याद करें? अ पर्सन विथ अ प्रॉब्लम कम्स टू अ प्लेस वेयर अ प्रोसेस हेल्प्स हिम, ठीक है। एक पर्सन है जो कि एक प्रॉब्लम के साथ एक प्लेस पे आता है जहाँ पर एक प्रोसेस उसको हेल्प करती है। तो पर्सन क्या है? द क्लाइंट, है ना। एक कोई इंडिविजुअल नहीं, बट उसको हम कैसे देखते हैं? बायो साइको सोशल बीइंग की तरह देखते हैं। मतलब वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी हैं उसके, साइकोलॉजिकल भी हैं एंड सोशल कंपोनेंट्स भी हैं। प्रॉब्लम एक ऐसी ऑब्स्टेकल जो कि नीड को सेटिस्फाई नहीं होने दे रही है, ठीक है। वो इंटरपर्सनल भी हो सकती है और इंट्रापर्सनल भी हो सकती है। इंसान के विद इन भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसके एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। प्लेस एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, आपको स्पेशलाइज सर्विसेज मिलती है, जहाँ पर इसी चीज़ के लिए काम किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लेस। अब सोशल वर्क में वो प्लेस को हम क्या बोलते हैं? एजेंसी। और ये प्राइमरी सेकेंडरी दो तरह की सेटिंग्स हो सकती हैं। ये मैंने आपको बताया भी था, प्राइमरी सेटिंग वो होती है जहाँ पर कि सोशल वर्क प्राइमरी फंक्शन है, और सेकेंडरी सेटिंग्स वो होती हैं जहाँ पर कि प्राइमरी फंक्शन कुछ और है लेकिन सोशल वर्क ऐड कर रहा है उस चीज़ को फुलफ़िल करने में। जैसे कि एजुकेशन, तो एजुकेशन एक मेन फंक्शन है किसी सेटिंग का, लेकिन अगर बच्चों में ट्रॉन्सी है, ड्रॉप आउट रेट्स हैं, प्रॉब्लम है साइको सोशल, तो फिर सोशल वर्क वहाँ पर मदद करेगा। प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है? जो इंटरेक्शन होता है क्लाइंट और वर्कर के बीच में, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। इसमें आता है स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। ये हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे सोशल केस वर्क का तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा कंपोनेंट केस वर्क का नहीं है या है, या ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। केस वर्क कंपोनेंट में प्लेस का क्या मतलब है, एजेंसी का क्या मतलब है, प्राइमरी सेकेंडरी सेटिंग का क्या मतलब है, इंट्रापर्सनल का मतलब क्या है, और इंटरपर्सनल का मतलब क्या है। आप हमेशा ऐसे ध्यान रखें, इंट्रा, इंट्रा का मतलब होगा इंटरनल और इंटर का मतलब होगा आउटर, ठीक है, आउटसाइड या किसी और के साथ में, ठीक है। जब दो लोगों की बात हो रही है तो इंटर होगा, और जब सिंगल इंसान की बात हो रही है तो इंट्रा होगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ हमने प्रिंसिपल्स ऑफ केस वर्क को बहुत डिटेल में पढ़ा है, एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क के ऊपर। बट फेलिक्स बीस्टेक जो है उन्होंने 7 कोर प्रिंसिपल्स दिए हैं सोशल केस वर्क के। अब कई बार कन्फ्यूजन क्या होता है कि आपसे केस वर्क के प्रिंसिपल पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है या नहीं है। अगर वहाँ बीस्टेक लिखा है तो आप इन 7 प्रिंसिपल्स को ध्यान से देखें, यही आपका आंसर होगा। और आपसे एक सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ केस वर्क पूछा है तो हमने जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा था आप उसमें से टिक कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? ये समराइज फॉर्म है उन प्रिंसिपल्स का। सो 7 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? इंडिविजुअलाइजेशन, अगर आपको याद होगा प्रिंसिपल्स वाला वीडियो हमने जो पढ़ा था, इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी तरह की कैटेगरी हमको नहीं करना है, हर क्लाइंट को हमको यूनिक ट्रीट करना है, दैट इज़ इंडिविजुअलाइजेशन। पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, यानी कि लेट द क्लाइंट से, लेट द क्लाइंट वेंट, वेंट का मतलब होता है रिलीज़ करें, है ना, जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं उसको बोलने दें,
उसको रिलीज़ करने दें, उसको ब्लॉक नहीं करना है हमको नेगेटिव फीलिंग्स के साथ में, अरे आपने तो गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से उसको ब्लॉक नहीं करना है। वो जो बोलना चाह रहा है उसको बहने दें, उसको वेंटिलेट होने दें, ठीक है। देन कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमने एम्पैथी एंड नॉट सिंपैथी की बात की थी लास्ट वीडियो में। फील विद देम नॉट लाइक देम, है ना, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना है हमको यहाँ पर। उनको क्या फील हो रहा है उसको फील करें, पर उनको कैसा फील हो रहा है वो फील ना करें, ठीक है। बेसिकली आपको सिंपैथी नहीं दिखानी है, एम्पैथी दिखानी है ना। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द पर्सन नॉट नेसेसरीली द बिहेवियर, लव द सिनर हेट द सिन। इसका क्या मतलब है, आपको इंसान को एक्सेप्ट करना है कि हाँ उससे गलतियाँ हो सकती हैं, किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, और जो उसने गलती की है वो उसको डिफाइन नहीं करता है कि वो इंसान कैसा है। गलती के पीछे के कारणों को पता करें, है ना। हो सकता है उसने जो बिहेवियर किया है वो आप पसंद ना करते हो, तो आप बिहेवियर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप सिन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट आप पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो ताकि उसके अंदर वो बदलाव आ सके, वो चेंज आ सके। देन फिफ्थ, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, हमें किसी भी इंसान को सिर्फ किसी बेसिस पे जज नहीं करना है ना। यू आर अ हेल्पर नॉट अ जज। आपकी हाइट छोटी है, आपका कलर अच्छा नहीं है, आपकी बातें अच्छी नहीं हैं, आप ये गलत करते हो, आप वो गलत करते हो, आपका तरीका सही नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जज करने वाला एटीट्यूड होता है, ठीक है। यू आर अ हेल्पर नॉट अ जज, ये ध्यान रखना है। आपको उसको गिल्ट ट्रिप पे नहीं भेजना है, ठीक है। और आपको उसको सही गलत नहीं बताना है, आपको सिर्फ उसकी मदद करनी है, उसकी बात सुननी है, एक कंक्लूजन पर आना है, इंटरवीन करना है, यही आपका रोल होता है। क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन, हर एक क्लाइंट को एक चॉइस है, एक राइट है टू मेक हिज ऑन चॉइसेस अनलेस हार्मफुल। यहाँ पर वर्कर क्या करता है, गाइड करता है, डिक्टेट नहीं करता है, ठीक है। गाइड करना क्या होता है, उसको दोनों चीज़ें सही से बताना कि इस चॉइस के साथ जाओगे तो क्या होगा और इस चॉइस के साथ जाओगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल ए एक चॉइस है एंड बी एक चॉइस है। आप जानते हो कि ए उस इंसान के लिए अच्छा है और बी इतना अच्छा नहीं है, बट इंसान फिर भी बी के साथ जाना चाहता है, तो आपको उसको गाइड करना है, ना कि डिक्टेट करना है, ठीक है, ध्यान रखें। और यही उसका राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ये उसका अधिकार है कि वो आपके पास आए, आपसे बात करे, आपकी थेरेपी को चूज़ करे, वो सेशंस को आगे बढ़ाना चाहता है, नहीं बढ़ाना चाहता, ये सब उसका अधिकार है। और वो क्या चूज़ करना चाहता है ये भी उसका अधिकार है, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी सीक्रेट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, ये हमारा एक एथिकल ऑब्लिगेशन है। अगर ये किसी को हार्म नहीं कर रहा है, कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे नेशन के लिए ख़तरा नहीं है या किसी इंडिविजुअल को हार्म नहीं कर रही है, तो वो बात हमको कॉन्फिडेंशियल रखना है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, ठीक है। सो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, मोर और लेस इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, बट इन केस जनरल प्रिंसिपल्स में से भी आए तो आपके पास दोनों हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें, ठीक है, नेम्स स्पेशली, ठीक है। कई बार आपसे सीधा पूछा जाता है कि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड क्या होता है, या एक्सेप्टेंस का प्रिंसिपल क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है। सो ऐसा भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको क्विकली रिवाइज कर लें। 4 पीस किसने दिया है, तो H.H. पर्लमैन ने दिया है। क्या है 4 पीस, तो ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क है, ध्यान रखें। अ पर्सन विद अ प्रॉब्लम, फिर कम्स टू अ प्लेस, और एक प्रोसेस से वो गुजरता है, ऐसे याद करना है इसको। हु गेव द 7 प्रिंसिपल्स, तो फेलिक्स बीस्टेक ने दी हैं 7 प्रिंसिपल्स। ऑटोप्लास्टिक वर्सेस एलोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ये अडेप्टेशन की बात हो रही है। सेल्फ यानी कि ऑटो, एलो मतलब इन्वायरमेंटल चेंज, ठीक। गोल ऑफ केस वर्क क्या है, एनहांसमेंट ऑफ सोशल फंक्शनिंग, ये गोल है सोशल केस वर्क का। चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो रिवीजन हो सके। आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ऑटोप्लास्टिक क्या होता है, H.H. पर्लमैन किससे एसोसिएटेड है, फेलिक्स बीस्टेक किससे एसोसिएटेड है, जॉनथन ब्रैडशॉ किससे एसोसिएटेड है, और सेकेंडरी सेटिंग क्या होती है। क्विकली आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट से आप देखिए क्या हो सकता है।
ऑटोप्लास्टिक मतलब क्या होता है? ऑटो वर्ड से अगर आपको कुछ याद आ रहा है, ऑटो का मतलब क्या है? पर्लमैन कौन है? ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क, जो 7 प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए हैं? मॉडल्स किसने दिए हैं? और नीड्स के बारे में किसने बात किया है? सेटिंग क्या होता है केस वर्क में? इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सबने गैस कर लिया होगा क्या होता है। ऑटोप्लास्टिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब वन सेल्फ, है ना, ताकि हम इन्वायरमेंट में फिट हो सकें। तो जब हम खुद में बदलाव करते हैं तो वो होता है ऑटोप्लास्टिक, चेंजिंग वन सेल्फ। कंपोनेंट्स की अभी हमने बात की है। द 4 पीस मॉडल वो दिया है पर्लमैन ने। पर्लमैन के पी से भी आप 4 पीस याद कर सकते हैं। ठीक है, पर्लमैन एंड 4 पीस ऐसे भी याद कर सकते हैं। बीस्टेक अभी हमने पढ़ा, 7 प्रिंसिपल्स बीस्टेक ने दिए हैं। नीड्स की बात कर रहे हैं तो जॉनथन ब्रैडशॉ ने दिया है। कौन कौन से हैं? कंपैरेटिव, नॉर्मेटिव, एक्सप्रेस्ड एंड फेल्ट नीड्स। सेकेंडरी सेटिंग की बात करें तो एक ऐसी जगह जहाँ पर केस वर्क होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेटिंग्स। ठीक है। सो हियर आर द एग्जाम्पल्स, देख सकते हैं आप। ए मैचेस विद 2, बी मैचेस विद 4, है ना, सही है सब कुछ। सो ये था अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल केस वर्क। आपने अच्छे से इनको सॉल्व किया होगा, आई थिंक क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आप पॉज करके अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें, रिमेंबर करने की कोशिश करें। मोस्टली इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आएंगे ज़्यादातर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आपको अगर कोई सजेशन देना है रिगार्डिंग द वीडियोस या पढ़ाने को लेकर तो आप दे सकते हैं, यू मोस्ट वेलकम। और हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो संवेदना क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।